नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, जो कि क्लास 12th वालों स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप इतना पढ़ लेते हो तो दिक्कत नहीं होगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखते जाएंगे और बोलते चलेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। झांसी में मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका एक बहुत रोचक किस्सा है कि उनके बचपन का नाम मिथिलाधीप शरण नंदन शरण था। उनके बचपन का नाम क्या था? मिथिलाधीप नंदन शरण था। लेकिन विद्यालय के रजिस्टर में इतना बड़ा नाम लिखा नहीं पा रहा था, ठीक है, मतलब अट नहीं पा रहा था। तो इसीलिए वहाँ के टीचर ने इनका मैथिली शरण गुप्त कर दिया गया था इनका नाम। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इसलिए इनका नाम मैथिली शरण गुप्त कर दिया गया था। वह बचपन में स्वर्णलता के छपैया लिखते थे। छपैया मतलब वो होता है, एक कविता जैसा होता है, वो भी लिखते थे। फिर वो किशोरावस्था में ऋषिकेश, रसिकेंदु आदि नाम का भी प्रयोग करने लगे थे। उन्होंने अनुवादक का कार्य मधुप नाम से किया। उन्होंने अनुवादक मतलब जो किसी भी भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करते हैं उसको अनुवादक बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं उन्होंने अनुवादक का कार्य मधुप नाम से किया और भारतीय और नित्यानंद नाम से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कविताएं भी लिखी। उस समय अंग्रेज़ों का अपने यहाँ बहुत ज़्यादा बोलबाला था, तो उन्होंने अपनी कविताओं के थ्रू उनके विरोध में अपनी कविताएं लिखी। साहित्य जगत में उन्हें दद्दा पुकारा जाता था। उनको साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में दद्दा पुकारा जाता था। उनकी कृतियाँ भारती जो कि 1912 में लिखी गई थी, वह स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। आप इसको लिख सकते हैं और यह भी लिख सकते हैं, इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दे दी थी, क्योंकि जो उनकी कविताएं थी वो अंग्रेज के विरुद्ध लिखी जाती थी। तो महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में वह खड़ी बोली के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते थे, ठीक है। जो हिंदी साहित्य उनमें इन्हें खड़ी बोली को बहुत ही, जो भी इनकी कविताएं होती थी खड़ी बोली में होती थी। पद्य रचना की ओर इनका झुकाव लघु सिद्धांत कुमोदी पढ़ के हुआ था। आरंभ में ब्रज भाषा के काव्य सृजन किया और संस्कृत छंदों में अनेक अनुनोक्तियाँ लिखी। राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक नैतिकता और मानवीय उत्थान उनके काव्य के मेन रस थे। उनकी कृतियों में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य बोलता है। वह मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्य धारा के विशिष्ट कवि थे। उनके 2 महाकाव्य, 20 खंड काव्य, 17 गति काव्य, 4 नाटक और गति नाटक, 2 स्मरणात्मक गद्य कृतियाँ, 4 निखारात्मक निबंध और 18 अनुदित रचनाएं उपलब्ध हैं। ये क्या है? ये उन्होंने अपने, जब तक वो जीवित थे तब तक उन्होंने ये सारी चीज़ें हिंदी साहित्य में को दिया है उन्होंने, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। हम आगे चलेंगे। अब हम देखते हैं उनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे उनकी मेन और प्रमुख कृति है वह है साकेत। तो आप साकेत ऐसे नहीं लिखेंगे, आप पहले हेडिंग डालेंगे प्रमुख कृतियाँ, उसके बाद लिखेंगे महाकाव्य और महाकाव्य के आगे लिखेंगे साकेत, ठीक है। उसके बाद इनके जो कुछ खंड काव्य थे उसको भी हमें वहाँ पे लिखेंगे कॉपी में, जिससे एग्जामिनर जब अलग अलग लिखा रहेगा तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि हाँ इसको पता है कि कौन सी कृतियाँ किस कैटेगरी की थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे खंड काव्य में
रंग में भंग, जयद्रथ वध, शकुंतला, पंचवटी। पंचवटी यहाँ पे बहुत ही प्रमुख है क्योंकि ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। पंचवटी, किसान, सैरंध्री, वक्साहार, वन वैभव, शक्ति, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, कुणाल गीत, करबला, अजीत, हिडिंबा, विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना इनकी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रत्नावली, उर्मिला। जो उर्मिला है वह अभी तक इनकी प्रकाशित नहीं हुई थी इनकी, ठीक है। उसके बाद कुछ नाटक इन्होंने लिखे जो कि गद्य में और पद्य में दोनों में थे। तो हम पहले पद्य को देखेंगे। अनग, दिवोदास, पृथ्वीपुत्र, जयनी, लीला। और गद्य नाटक इनके कौन कौन थे? तिलोत्तमा, चंद्रहास, उद्धार, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट में ये उनकी उपलब्धियां हैं उसको जरूर लिखेंगे, जिससे कि एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? उन्हें साकेत जो उनका महाकाव्य है उसके लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। मतलब इतना बड़ा वो अच्छा था महाकाव्य साकेत कि इनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान भी मिला और राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। मतलब कि जो सम्मान होता है उनको सम्मान दिया गया। और हर वर्ष उनकी जयंती 3 अगस्त को हम लोग कवि दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो यदि आप इतना भी लिख देते हो तो समझ लो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक नंबर भी आपका नहीं कटने वाला है, ठीक है। अगर दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।